दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूत की अतृप्त इच्छा। मेरा नाम प्रमोद है। ये कहानी मेरे गांव जूनागढ़ की है। हमारे गांव में खंडू नाम के बूढ़े चाचा रहते थे। एक दिन में 5-6 बीड़ी बंडल पीने की आदत थी। उनके घर में उनकी पत्नी के अलावा उनके कोई नहीं था, कोई संतान भी नहीं थी। चाचा किसी के भी खेत में मजदूरी करके गुजारा किया करते थे। उनकी इस बीड़ी पीने की आदत से उनकी पत्नी और उनके साथ काम करने वाली मजदूरों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। एक दिन चाचा बहुत बीमार हो गए। अब वह बिस्तर में पड़े रहने लगे क्योंकि वैद्य जी ने उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी। फिर चाची को ही मजदूरी करने जाना पड़ता। चाचा रोज चाची के पास हाथा जोड़ के विनती करते थे कि मुझे बीड़ी बंडल ला कर देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे कम से कम 5 रुपये दे दो। पर चाची उसकी एक नहीं सुनती थी। चाचा ने गांव के लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती की कि उन्हें कोई बीड़ी बंडल ला कर दे दे, पर गांव वालों ने भी दया नहीं दिखाई। एक दिन चाची सुबह घर से मजदूरी करके निकल रही थी। चाचा बोले, मेरा आखिरी समय आ गया है, आज तो कम से कम एक बीड़ी पिला दो। चाची गुस्से में आकर बोली, पगले बूढ़े, मर जा और मरने के बाद गांव में बीड़ी मांगते फिरना। ऐसा कहकर वह चली गई। जब वह शाम को घर लौटी तब चाचा दरवाजे के पास मरे हुए पड़े थे। उनकी बीड़ी पीने की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। दूसरे दिन ही चाचा का ही साथी मजदूर भानुदास रात के वक्त खेतों में फसल को पानी देने गया। उसने मोटर चालू की और फसल को पानी देते देते बीड़ी सुलगाई। तभी उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, ए भानु, चल मुझे एक बीड़ी दे। आवाज़ सुनते ही भानुदास ने डर के मारे धुआं छोड़ने के बजाय निगल लिया। जब वह पीछे मुड़ा तब उसे खंडू चाचा दिखे। उनका चेहरा पूरा सफ़ेद था, आंखों के नीचे काले दाग थे, बदन जैसे सूंघ के कांटा बन चुका था। वह बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, भानु एक बीड़ी पिला दे। मरे हुए खंडू का प्रेत को देखकर भानुदास उसी जगह पर बेहोश हो गया। फिर भानुदास रात के 1:30 के बाद घर नहीं आया, तो इसलिए उसके भाइयों से देखने खेत पर आए। सभी ने जब भानु की बेहोशी की हालत में पाया तब उसके मुंह पर पानी मारकर उसे जगाने लगे। भानु होश में आया तभी उसे खंडू चाचा के भूत के बारे में सबको बताया, और जब भानु ने अपनी जेब टटोली तो उसमें से बीड़ी का बंडल गायब था। घर लौटते वक्त सबने देखा कि खेत में बने चबूतरे पर पी हुई और कुछ आधी सुलगी बीड़ियाँ तो पड़ी हुई थी। उस दिन से कभी कभी खंडू चाचा की भटकती प्रेत आत्मा रात को आने जाने वाले लोगों से बीड़ी मांग रही है। उनके बरसी पर भी गांव वाले खेत के चबूतरे पर बीड़ी बंडल रख देते हैं। दूसरे दिन चबूतरे पी हुई बीड़ियों से भरा होता है। माचिस के बारे में सवाल अगर आपके मन में आ रहा तो ये भी बता देता हूँ कि चाचा की जेब में हमेशा माचिस रहती थी। अंतिम संस्कार के वक्त जेब में गाँव वालों ने माचिस रख दी थी। माँ की तड़पती आत्मा। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेश है। मैं अहमदनगर में रहता हूँ। मेरा सूखी मछली बेचने का व्यापार है। सूखी मछली थोक भाव में खरीदने के लिए मेरा मुंबई आना जाना लगा रहता है। मैं हमेशा मालशेज घाट NH 752 मार्ग से आता जाता हूँ। यह घटना सन 1993 की है। एक दिन मैं रात के वक्त में छोटे टेम्पो में मुंबई से सूखी मछलियाँ भर के ले जा रहा था। उसी समय रात के 1:30 बज रहे थे। मेरी आंखों में नींद सी छाने लगी। मालसेज घाट जैसे दुर्गम स्थान पर कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए मैंने टेम्पो सड़क किनारे खड़ा किया और गाड़ी से बाहर निकलकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। तभी अचानक एक औरत मेरे पास दौड़ते हुए आई, रोते रोते बोली, मेरी सहायता कीजिए, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। मैं मुश्किल से बच पाई, किंतु मेरा बच्चा, मेरा पति कार में फंसे हुए, कार बस ढलान में गड्ढे से गिरने वाली है। मैंने भी एक सेकंड की देरी न करते उस औरत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर ले गई। वहाँ का नज़ारा दिल दहलाने वाला था। गाड़ी घने पेड़ों के बीच में जाकर बुरी तरह से फंस गई थी और ढलान पर टहनियों के सहारे टिकी थी। पेड़ और टहनियों के बीच में फंसी उस गाड़ी के दरवाजे खोलकर किसी का भी बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। ये सोचकर मैंने पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ नज़र डाली तो वो मुझे कहीं नहीं दिखी, लेकिन मुझे उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने अपना ध्यान उसे बाहर निकालने पर लगा दिया। उस फंसी हुई गाड़ी में काफ़ी अंधेरा था, किंतु सड़क के उस पर से आने वाली लैंप की धीमी धीमी रोशनी में मुझे पीछे की सीट पर बच्चा दिख गया और आगे की सीट पर 2 लोग थे। जो ड्राइवर सीट पर था उसकी शायद मौत हो चुकी थी। उसकी बाजू से निकलने वाली पेड़ की नुकीली टहनी उसकी गर्दन में घुस गई थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। गाड़ी भी कुछ मिनटों में गिरने के इशारे दे रही थी। उस वक्त रात को सड़क बिल्कुल वीरान थी। किसी की मदद की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। फिर मैंने वहीं पर पड़े हुए नुकीले पत्थर से जैसे तैसे पीछे का कांच फोड़कर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। ईश्वर की दया से उसे कांच का एक टुकड़ा भी नहीं लगा था। बाहर निकलते ही वह बच्चा औरत जहाँ पहले खड़ी थी वह देखकर दोनों हाथ आगे करके किसी की गोद में लेने के लिए कह रहा था।
लगभग आधे घंटे में मैंने लोकल पुलिस को खबर दी। पुलिस को उस गड्ढे से कार निकलने में सुबह के 4 बज गए थे। बाद में जब कार पड़ी उन दोनों लाशों को बाहर निकाला गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उस कार में जिस औरत की लाश थी वही औरत रात को मुझे मदद के लिए बुला रही थी। लेकिन वह तो कब की मर चुकी थी। फिर जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मुझे पूरी बात समझ आई कि उस औरत तो मर गई थी मगर उसकी ममता नहीं मरी थी। मौत होने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसकी रूह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तड़प रही थी। कुछ दिन में पुलिस की मदद से उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों को सौंपी गई। भटकती आत्मा का बदला। मैं संदीप हूँ। बहुत सालों पहले हमारी कंपनी ने मुझे क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मनाली भेजा था। वो सर्दियों का समय था। पूरा दिन वर्कलोड की वजह से सफ़र रात को करना पड़ा। दूसरे दिन मुझे कंपनी की ओर से मनाली के क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भी देना था। मनाली जाते समय रात को बीच रास्ते में मेरी कार बंद पड़ गई, पर किस्मत से गैराज वहाँ से कुछ ही दूर था। बड़ी मुश्किल में से गाड़ी को धक्का लगाते वहाँ तक ले गया। मैकेनिक ने बताया कि गाड़ी सुबह तक ठीक हो सकती है। फिर दिमाग पर ज़्यादा जोर न देते हुए मैं नज़दीक के गांव की ओर होटल ढूंढने निकला। गांव की ओर चलते चलते पीछे से एक मासूम और कोमल आवाज़ आई, अरे ओ सावत जी, आप रेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हो क्या? मैं पीछे मुड़ा और देखा तो वह एक 13 या 14 साल की मासूम बच्ची थी। मैंने कहा, हाँ क्या तुम जानती हो? उसने कहा, आइए आपको वहाँ ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी उस विश्राम गृह की देखरेख करते। फिर वह लड़की और मैं बात करते रेस्ट हाउस की ओर निकले। बच्ची ने अपना नाम प्रीति बताया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को तुम बाहर घूम रही हो? वो बोली, मुझे अब अजनबी इंसानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पिछले 10 सालों से यही काम कर रही हूँ। मुझे उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी। मैंने सोचा कि एक 13 साल की बच्ची बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। आधा घंटे पैदल चलने के बाद हम रेस्ट हाउस पहुँचे। वहाँ से गांव से काफ़ी दूर था। वहाँ पहुँचने पर मुझ बात प्रीति ने बताया कि उसके पिताजी काम से बाहर गए, शाम तक आने वाले थे, पर मौसम अचानक ख़राब होने से शहर में ही फंस गए, जो सुबह तक लौट आएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता? एक छोटी बच्ची को अकेले छोड़ के जाते? वह बोली, यही तो गलती थी पिताजी की। उन्हें फिर से अजीब और डरावनी आवाज़ में बात करना शुरू किया। फिर मैं कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद प्रीति खाना लेकर आई। मेरे खाना खाने के बाद वह रूम में मेरे पास आकर बैठी। उस समय मेरे ख्यालों में खोया था। तभी प्रीति अचानक से पैर दबाने लगी। मैं उसके हाथ पकड़े हुए पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? बोली, पैर दबा रही हो। और क्या आप थके हुए? वह मासूम निगाहों से मेरी तरफ देखती। मैंने कहा, देखो छोटी, नहीं मैं थका हूँ और तुम नहीं, तुम मुझसे कभी पैर दबा सकता हूँ। वह बोली, मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? मैंने कहा, नहीं अरे पगल, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। हमारे यहाँ छोटी बहनों से पैर नहीं दबाते। ऐसा करने के बाद वह थोड़ी देर मुझे देखती रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, क्या सच में आप मुझे अपनी बहन मानते हो? मैंने कहा, बिल्कुल। क्या तुम में साहब जी? सब नहीं, मैं भैया बोलना ठीक है। फिर मैंने कहा, ठीक है, मुझे खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सिर दुखता है। फिर मेरी काफ़ी वाली बात सुनकर उसके चेहरे पर हंसी गायब हो गई। वो बोली, उसको भी खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत थी। मैंने पूछा, किसको? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो कॉफ़ी लेने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी लेकर वापस आई। फिर मैंने कॉफ़ी पीते हुए प्रीति को फिर पूछा, तुम कुछ बोल रही थी? उसको भी कॉफ़ी पीने की आदत थी, ऐसा क्या हुआ? वो बोली, जाने दो भैया, आप दुखी हो जाओगे। मैंने कहा, अब बोल दो छोटी बहन, अगर हम अपना दुख किसी के साथ बांटते तो अच्छा महसूस होता है। वह बोली, फिर सुनो, मैं ये कहानी एक मासूम लड़की की। एक भयानक दिन थे कि ऐसा ही रेस्ट हाउस था, उसकी देखभाल एक गरीब बाप बेटी करते थे। एक दिन लड़की के पिताजी शाम के तूफान की वजह से शहर में फंस गए। रात को वापस नहीं आ सके। उसी रेस्ट हाउस में एक बड़ा सरकारी अफसर मेहमान बनकर आया हुआ था। रात में खाने के बाद उस लड़की ने उसे कॉफ़ी पिलाई थी। मेहमान उसके पिताजी की उम्र का था। उसने लड़की को कमरे में रुकने के लिए कहा। उस लड़की को भी अकेले डर लगता, इसलिए वह वहीं रुक गई। फिर उस अफसर ने उसे पैर दबाने के लिए कहा। फिर उस हैवान ने उस मासूम बच्ची के साथ गलत काम किया। उस हादसे के बाद उस मासूम ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह सब देखो उसका बाप अधमरा हो गया क्योंकि 2 महीने पुलिस ने अपनी बीवी को खोया था। अब 13 साल की बेटी। ये आशा सुनते ही प्रीति काफ़ी भावुक होगी। बोली, भैया अगर आप मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? मेरा बदला लोगे? मैंने कहा, तू यकीन नहीं करेगी प्रीति, मेरे मन भी ऐसा ही है। सुबह पिताजी से बात करूंगा और तुम दोनों मुंबई ले जाऊंगा। काफ़ी अच्छी पहचान है वहाँ पर। पिताजी मुंबई में नौकरी करेंगे, तुम स्कूल में जाना। प्रीति बोली, ऐसा नहीं हो सकता, आपको आने में देर होगी। वह कहते हुए आवाज़ गहरी हो गई। मैंने पूछा, क्यों नहीं? उसे बोली, बस है कोई कारण। मैंने कहा, भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ तो तेरा वादा करता हूँ तुम कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, तू मेरे आने का इंतजार करेगी। तेरा भाई भी जिंदा। में भावुक हो गया। प्रीति की आंख को बाहर आई। वो बोली, तुमने मुझे शांत कर दिया भैया, शांत कर दिया। मैं इसके बाद सर पर हाथ रखा तो वो बच्ची सी से लकर रोने लगी। मैंने कहा, अरे पगली तू रो मत, सुबह तेरे पिताजी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बात समझ नहीं। कल मैंने सुबह ठीक हो गया। वो रो क्यों रही है? बोली, खुशी के आंसू में। घड़ी पर नजर लगी तो रात के 2 बजे। मैंने उसे कहा, रात बहुत हो गई, सो जा। वह रूम के बाहर जाने लगी। उसे रोका, कहा, तू यही सो जा,
वह बाहर अकेली डरती रहेगी, रात भर इससे नाराज़ हो जाऊंगा। ऐसा करते प्रीति मुझे मना नहीं पाई। मैं उसे बेड पर ही सुलाकर खुद आराम कुर्सी पर सो गया। कुछ देर में प्रीति ने बताया कि हादसे के बारे में सोच रहा, फिर याद आया कि उस हादसे वाली लड़की का नाम उसने बताया नहीं। बाद में सोचा कि कल सुबह पूछ लूंगा। सुबह सुबह में नींद पंचों की चेकनी आवाज़ से खुली। मैंने जब बेड पर देखा तो प्रीति वहाँ नहीं थी, दरवाज़ा खुला था। मुझे लगा शायद बाहर पिताजी का आने का इंतजार कर रही होगी। मैं ताजी वाले ने प्रकृति को निहारने के लिए बालकनी में गया। देखा कुछ गाँव के लोग इमारत के नीचे खड़े सभी मेरी तरफ आश्चर्य डर की भावना से देख रहे थे। मैंने उन सभी को हाथ जोड़कर आराम किया। हमने बुजुर्ग आदमी से इशारा करके नीचे बुलाया। तब मैं नीचे पहुंचा तो बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं संदीप हूँ, मेरी कार खराब होने की वजह से एक रात के लिए इस रेस्ट हाउस में रुका हुआ था। बुजुर्ग ने कहा कि एक छोटी लड़की ने तुम यहाँ पढ़ाई थी? मैंने कहा, ये सुनते हुए सभी चेहरे के रंग उठ गए। पूछा, क्या हुआ, सब डरे हुए क्यों लग रहे? बुजुर्ग बोला, तुम्हारा सामान लेकर हमारे साथ चलो, क्योंकि बातें तुम्हें शिव मंदिर में समझा देंगे। उन सबके चेहरे देखकर कुछ बातें समझ में आ रही थी। मैं जब सामान रेस्ट हाउस में लेकर गया था, वहाँ नज़ारा देखकर रह गया। रात को जिस रेस्ट हाउस में आया था वही खंडर हाउस था। पुराने खंडर जैसा दिख रहा था। बिना डरे मेरा बैग और कपड़े समेटे उसके साथ शिव मंदिर के वापस गाँव के लोग आए। मेरे रेस्ट हाउस में कुछ जो उसको बताया। उसने बुजुर्ग उठा और मेरे पढ़ने लगा। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब रोने लगा। बोली, तुमने मेरी भटकती रूह को मुक्ति दे दी। 10 सालों से बदले की आग में जल रही थी। मंदिर के पुजारी ने बताया, जो लड़की तुम्हें रात को रेस्ट हाउस में ले गई थी वो 10 साल पहले मर चुकी है। उसी के पिताजी है। उसी रेस्ट हाउस में प्रीति की रूह ने किसी ने जान ले ली। पर तुम अच्छे इंसान हो संदीप। तुमने उसे विश्वास दिलाया कि दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। सब सुनने के बाद मैंने सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि रेस्ट हाउस में ठहरा हूँ? रेस्ट हाउस तो काफ़ी दूर है। उन्होंने मंदिर के तालाब की इशारा करते कहा। प्रीति ने उस तालाब में कूद की आत्महत्या की थी। 10 सालों से तालाब में कोई कमल का फूल नहीं खिला। हमें कलियाँ तो दिखती पर कभी फूल नहीं खिलता था। हर उस आदमी की लाश उसी तालाब में सुबह हम निकालते थे, जिसकी नीयत उस 13 साल की लड़की खराब हो देती थी। आज ये तालाब 10 सालों से कमल के फूलों से भर गया। इस तरह से सुबह की पहली आरती लेकर मैंने गाँव वालों को राम राम कह दिया। अपनी गाड़ी लेकर मैं मनाली और चला गया।